जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश का वाचन कर रहे हैं। और अपने प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा कि उपन्यास की कड़ी जो है, अब तक ये चर्चा फैल चुका है कि किस तरीके से बंटवारा जो सियासत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और यहाँ पे आपस में सब जो भोला पांदे की गली के लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत में हो क्या रहा है। और वहाँ पे जो पुरी की बहन है तारा, वो अपने आप पे अंकुश को सहन नहीं कर पा रही है और उसे लगता है कि उसका जो भाई पुरी था, जिस पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, उसका दोहरा चरित्र है। अपनी कनक प्रेमिका को लेकर अलग, अपने रिश्ते को लेकर अलग और इसका लेकर अलग। वो ऊपरी कोठरी में पड़ी हुई है गुमसुम, और उसे नीचे से यानी गली से आवाज़ सुनाई दे रही है। बहस हो रहा है कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। और मास्टर जी गोपाल साहब के यहाँ ट्यूशन पढ़ाकर लौट ही आए थे। विजय ने गोविंद राम की गुड़गुड़ी नीचे चबूतरे पर रह दी थी और बहस जो था उस गली में जोरों से चल रहा था। लाहौर में मुसलमान 51% है तो क्या हुआ, जमीन जायदाद तो बसी ही सदी से ज़्यादा हिंदुओं की वहाँ पे नहीं ज़्यादा। भले ही वहाँ पे मुस्लिम है, लेकिन कहते हैं कि जो जमीन जायदाद था वो तो हिंदुओं की ज़्यादा थी। यही तो कारण है कि मुसलमान हिंदू से इतना डरता है, पुरी ने कह दिया। डरता है? गोविंद राम ने विरोध किया। हिंदू क्या लाठी मारकर छीन लेते हैं मुसलमानों से? छीन नहीं लेता तो क्या रब उसके लिए गथड़ी बात कर भेज देता है? खुशहाल सिंह बोले। मेरे तुम्हारे देखते देखते घसीटे ने उस गली में 2 मकान खरीद लिए कि नहीं खरीदे? लाठी मारकर छीने तो नहीं ना? अंजलिया भर भर कर रुपया दिया है, दीवानचंद ने धमकी दी है। चाचा जी, रुपए की लाठी की मार बहुत गहरी होती है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? चाचा जी, रुपए की लाठी की जो मार है ना, बहुत गहरी होती है। पुरी ने धीमे स्वर में ये कहा, क्योंकि आप कहीं पे भी रुपए अगर पटक दो तो सारे काम ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात जद्दी ने कही है। खुशहाल सिंह बोल उठे। यानी उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की है। इल्म भी बड़ी चीज होती है भाई। अब ये कह रहे हैं कि इल्म भी बड़ी चीज होती है भाई। डॉक्टर प्रभुदयाल 8 बजे के लगभग घर लौटे, तभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के विषय में ही बहस चल रहा था। भाई डॉक्टर, आज की खबर तुमने सुनी? बाबू गोविंद राम ने गुड़गुड़ी को नाली से मुंह हटाए बिना विकृत स्वर में डॉक्टर को संबोधन किया। डॉक्टर के मौन और उसके उतरे हुए चेहरे से स्पष्ट था कि विशेषांक का समाचार वो तो पा ही चुका है। सभी को मालूम था कि डॉक्टर का पुश्तैनी मकान लाहौर से पश्चिम सरगाना जिले में था। पुरी ने उसे देख सबके सामने प्रश्न किया। क्यों डॉक्टर साहब? गांधी जी तो कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। आपको और डॉक्टर राधेलाल जी का, उनका भी बहुत भरोसा था कि अंग्रेज लीग की बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। ये क्या हो गया? पुरी ने रतन द्वारा अपने ऊपर किए गए कटाक्ष का बदला डॉक्टर पर कटाक्ष करके गली के लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का यत्न किया। गांधी जी का इसमें क्या अपराध? डॉक्टर प्रभुदयाल विचारों में दृढ़ता न रह जाने पर बोले। ये तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है। गांधी जी को तो वो निश्चय से कोई संबंध है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, नेहरू और पटेल सरकार चला रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी हाथ में लेकर बसियों ऐसे राजों का रहस्य उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। और ऐसे में गांधी जी पर इसकी क्या जिम्मेदारी? ये तो नेहरू और पटेल का फैसला है। उसूल भी तो कोई चीज होता है। रतन ने ऊंचे स्वर में विरोध किया कि उसूल भी तो कोई चीज होता है, यानी कोई कह दिया हो और अपनी बात से मुकर जाने, ये तो सही नहीं है ना। अगर मुल्क की तकसीम उसूल गलत है तो नेहरू पटेल के मान जाने से वो सहो होगा ही, यानी वो सही हो जाएगा। 4 दिन पहले नेहरू पटेल भी तकसीम को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे। पुरी ने रतन का साथ दिया। नेहरू पटेल का क्या है, वे तो वेदर काक हैं। वेदर काक मीन्स हवा के रुख के समान वो अपनी दिशा को बदलने वाले। यहाँ पे सन 45 में वो अहमदगढ़ जेल से 42 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 43 में सरकार दब गई तो 42 क्रांत का सब कुछ रखा का रखा रह गया। डॉक्टर प्रभुदयाल ने अपनी हानि के प्रति उपेक्षा दिखाकर उत्तर दिया। देश की बेहतरी आजादी ही असली चीज है। नेहरू पटेल क्या करे? तकसीम ना मंजूर करने की जिद में बाकी मुल्क को भी डूब जाने दे। लीग को तो अंग्रेज सह रहे थे। एक बार अंग्रेजों से तो निपट ले, फिर लीग को भी समझ लेंगे। पॉलिटिक्स में तो भाई चाल ही सब कुछ है। यही है गांधी जी की सत्य अहिंसा। रतन ने धीमे से चुटकी ली। खुशहाल सिंह ने शाबाशी दी। ठीक कहता है रतन। हाँ जी, पर सत्य अहिंसा क्या हुई तुम्हारी? इससे अच्छा तो जिन्ना है, जो कहता है सीधा मुंह पर थप्पड़ मार कर कहता तो है। उसका जवाब तो मास्टर तारा सिंह है।
डॉक्टर प्रभुदयाल ने दूसरों लोगों की उपेक्षा कर पुरी को संबोधन किया। अच्छा चलो, जरा डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ चलकर तो पूछे ये मामला हो क्या गया। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ क्या जाऊं? पैरोकार वाले मामले से मुझसे नाराज है, लेकिन ये लोग कांग्रेस लीग की इकट्ठी मिनिस्ट्री बना लेते तो ये नौबत क्यों आती? जयदेव ने कहा। कैसे बना लेते? डॉक्टर ने आपत्ति की। जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। एंट्री मिनिस्ट्री में रोज क्या होता है? जिन्ना तो केवल एक शर्त पर सहयोग कर सकता है कि पूरी गवर्नमेंट लीग के हाथ सौंप दी जाए। चलो ना यार, तुम कौन उसका दिया खाते हो? तुम्हें किसका डर है? देखिए अब क्या होता है। मुझे तो डर है कि लाहौर भी जाएगा, देख लेना तुम। भागुंती चौके में ही थी, उसने खिड़की में से पुकार लिया, काका जाना हो तो खाकर जाना, हमें कुछ देर बसंती के यहाँ भी जाना होगा, उसके यहाँ गाना बैठने का पहला दिन है। पूरी जल्दी में खाकर डॉक्टर प्रभुदयाल के साथ डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ चला गया। भागुंती चौका समेट कर उषा के साथ बसंती के यहाँ जा रही थी तो पुष्पा को भी पुकारा। आप पुष्पा, चलना बसंती के यहाँ कुछ देर बैठ जाए। पुष्पा ने खिड़की में से झाँक कर कहा, बहन जी मेरे लिए बसंती बहन से क्षमा मांग लेना। मुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार चौंक रही है, उसे छोकरे नौकर के पास कैसे छोड़ जाऊं? वहां ले जाना भी तो ठीक नहीं है। बागुंती ने परामर्श दिया, नहीं नहीं, तू बच्ची के पास ही रहे, ऐसी क्या बात है, कल सही। और उषा के साथ चली गई। मास्टर जी और गोविंद राम खुली छत पर खाट डालकर गप्पाजी कर रहे थे। 2 दिन से कर्फ्यू नहीं था। रतन कहीं सैर सपाटे में था। हरि और विजय अपने साथियों के साथ बिजली की रोशनी में गली में लकीरें खींचकर शटायु खेल रहे थे। तारा अकेली चटाई पर पड़ी ये सोच रही थी कि उसकी सोच का अंत ना था। असद से वीनस में भेंट और उसके बाद की भाई की बातें। घसीटा राम के मकान से गली की स्त्रियों के संवेद स्वर में सुहाग का गीत सुनाई दिया। जाई जाई वे बावला उस नगरिया। तारा उठी, खिड़की में जाकर उसने पुष्पा के मकान की ओर पुकारा, पुष्पा बहन। कौन? तारा। पुष्पा की ओर से उत्तर मिला। कहो कैसी तबीयत है? ठीक है। तुम्हारे जीने की कवाड़ तो बंद नहीं है? नहीं, सांकल नहीं लगी है। मुड़ू यानी छोकरा कहीं बाहर गया? तू आएगी, जीना चढ़ लेगी, आजा। आओ। अब जी कैसा है? तारा को आया देखकर पुष्पा ने पूछा, जरा मिट्टी का तेल लूंगी। तारा ने खाली बोतल दिखाई। पुष्पा के यहाँ स्टोव था। वह बार बार चूल्हा अंगीठी जलाने के पीछे स्टोव से ही बहुत से काम निकाल लेती थी। स्टोव के लिए उसके यहाँ मिट्टी के तेल का छोटा कनस्तर भी रहता था। भागवंती उसके यहाँ से कभी कभी पाव आध पाव तेल मांग लेती थी। उसे चूल्हा या अंगीठी जलाने में सुविधा होती। इस समय क्या करेगी मिट्टी के तेल का? माँ चूल्हा बुझा गई, जरा दूध गर्म करूंगी। तू दूध ले आ, स्टोव पर मैं गर्म कर दूंगी। पुष्पा को तारा का चेहरा बहुत भारी सा लग रहा था। आंखें झुकी हुई थी। वहां ही गर्म कर लूंगी, उसने कहा। तारा जानती थी मिट्टी के तेल का पीपा गुसल खाने के समीप कोने में पड़ा रहता है। कनस्तर से बोतल में तेल निकालने वाले पंप की चीखी चीखी सुनाई देती गई। पुष्पा विस्मित थी, इसे कितना तेल चाहिए? तारा तेल की बोतल को दुपट्टे की आड़ में किए पुष्पा के सामने से बिना बोले लिए जा रही थी। पुष्पा ने हाथ आगे बढ़ाकर तारा को बाह से पकड़कर रोक लिया और तेल की बोतल उसके हाथ से लेकर बिजली की बत्ती की ओर उठाकर देखी, पूरी बोतल थी। इतना तेल तू क्या करेगी? तारा आंखें झुकाए निश्चल खड़ी रही। समझकर पुष्पा की आंखें फैल गई। हाय! वो कुछ पल मौन हो गई। पुष्पा ने तेल की बोतल दीवार के साथ रख दी और तारा को बाह से पकड़कर दूसरी बाह उसके गले में डालकर पूछा, बात क्या है बता तो। कुछ नहीं, दूध गर्म करूंगी। तारो, तू पागल हो गई है, क्या बात है? पुष्पा ने तारा की दोनों बाहों को पकड़कर झकझोरा और उसे पलंग पर ले गई। साथ बिठाकर बाहों में जकड़कर बोली, मैं सब समझ रही हूँ। क्या भाई से माँ से कुछ झगड़ा हुआ? तारा ने आंखें चुराकर इनकार में सिर हिला दिया। इधर देख, पुष्पा ने आग्रह किया। तारा देख नहीं सकी। माँ बहन जी यानी भागवंती को बुलाकर कहूँ? पुष्पा ने डांटा। नहीं नहीं, तारा ने हाथ जोड़े। पुष्पा तारा से लिपट कर रो पड़ी। तारा कुछ क्षण मौन जड़ बनी रही और फिर वह रो पड़ी। पुष्पा ने पूछा, मेरे सिर की कसम, अगर ना बताए तुम क्या नहीं जानती तो तू अब तक चुप क्यों रही? पहले कहना था ना तुम्हें। चुप कहाँ रही? कब नहीं कहा? क्या कह रही हैं? हमने तो कभी तुझे कुछ कहते नहीं सुना। पुष्पा ने विस्मय प्रकट किया। बहन जी से मैं बात करूं, पर जब सब हो चुका कैसा लगेगा? कुछ जरूरत नहीं, कुछ फायदा भी नहीं है। तारा गहरा सांस लेकर पत्थर की तरह निश्चल हो गई। तारा लगभग 1 घंटे के बाद अपने घर लौटी तो मिट्टी के तेल की बोतल पुष्पा के यहाँ ही रह गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह खबर फैल गई कि सरी मोहल्ले के हिंदुओं के ऊंचे मकानों से उस मोहल्ले से लगी मुसलमानों के नीचे मकानों की बस्ती पर सुबह मुंह अंधेरे बंदूकों से गोलियां चलाई गई। अपनी छतों पर सोते हुए 7 मुसलमान मारे गए। इसके बाद बादशाही मस्जिद और बावली साहब के पास कई लोगों के छुरे और कृपाणों से घायल होने के समाचार मिले। कर्फ्यू तो नहीं लगा, परंतु लोहे के तालाब, डब्बी बाजार और रंगमहल तक प्राय दुकानें बंद हो गई। मोहनलाल ने बाज की ऐसी अवस्था यानी जो पूरा वो था मोहल्ला, उसकी अवस्था में सीलो को भोला पांडे की गली में जाने से रोक दिया कि नहीं जाना है। सीलो ने आग्रह किया, 4 कदम तो बाजार है, सब हिंदुओं की दुकानें हैं, बाकी रास्ता गलियों का है। चलो अच्छा, मुझे छोड़ाओ। गाने में तो
ना जाती पर तारा की चोट लगी है, कैसे ना जाऊं? मोहनलाल ने उत्तर दिया, भली लोग, अपना तो ख्याल है कि ऐसी हालत में जाना ठीक नहीं, तुझे जाना हो तो जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। मोहनलाल उस दिन अपने दफ्तर में भी नहीं गया। शीलो खिन्न और विवश होकर रह गई। ये कैसे दिखाती कि वो अपने मर्द से अधिक निर्भय है। उसके मर्द के कायर होने में उसका अपना ही अपमान था। शीलो घसीटाराम के यहाँ गाने के लिए नहीं पहुंच सकी थी, पर उस दिन गाना भी नहीं हो सका। गर्मी के कारण स्त्रियां गाने के लिए खुली छत पर बैठती थी। उस रात फिर मुकुंद लाल के यहाँ मकान पर आग लगने वाला पलीता बधा तीर आ पड़ा था। यह पलीता मास्टर जी के मकान की छत पर गिरे पलीते से अलग था। इसमें जलता हुआ पलीता नहीं बधा था। तीर के सिर पर गोल मोटी पट्टी बंधी थी। छत पर गिरने के बाद इस पलीते में आग लग गई थी। रतन और वीर सिंह भी तीर को देखने गए थे। वीर सिंह ने विस्मय प्रकट किया, बप्पा, इन बहन को तो हमारा तरीका किसने सिखा दिया? देख तो, पिछली रात मेवाराम, वीर सिंह और टीकाराम ने बड़ी बड़ी कमानों से ऐसे तीर पन्नालाल, डॉक्टर और खुशहाल सिंह के ऊंची छतों पर जाकर दक्षिण पूर्व की ओर छोड़े थे। मुकुंद लाल के यहाँ गिरे तीर देते हानि कुछ तो नहीं हुई, परंतु स्त्रियां डर के मारे खुली छत पर गाने के लिए न बैठ सकी, न गाने के लिए उनका मन चाहा। दूसरे दिन 10 बजे मोहनलाल को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर जाना ही था। दंगे में शरीर पर चोट वोट आने का डर था, परंतु गैर हाजिरी से नौकरी पर चोट आने का भी डर था। मोहनलाल बेचारे के लिए सभी और डर ही डर था। सीलो अपने लड़कों को गोद में लेकर पति के साथ ऊंची गली चली गई। वहां माँ से जिद कर लड़के और माँ को साथ लेकर गलियों गलियों के रास्ते भोला पांडे की गली में आ गई। तारा भी गुमसुमी थी। सीलो की माँ ने तारा की भी माँ के सम्मुख लड़की के माथे पर दाग बन जाने के संबंध में घोर चिंता प्रकट की। भागवंती ने उससे भी भारी चिंता की बात बहुत धीमे स्वर में कही, बहन जी, मेरा दिल कांप रहा है कि कहीं भीतर दिमाग पर चोट ना आ गई हो। क्या बताऊं, तब से बोल ही नहीं रही है। डॉक्टर कह रहा था ऊपर तो चोट मामूली ही है, एक ही टाका लगा है। हाय हाय, सुखी सांदी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, सीलो की माँ बोली। ऐसी रोशन दिमाग लड़की तो 7 दीपों में भी नहीं मिलेगी। जाने किस वैरी की नजर लगी है। तूने 7 मिर्चे लड़की के सिर पर से वार दिए कि नहीं? परमेश्वर रक्षा करे। भगवंती की आंखों में आंसू आ गए। सीलो की ओर देखकर बोली, देखे, इससे भी कुछ बात करती है नहीं। कोई बात करने लगता है तो कह देती दर्द है और मुंह फेर लेती है। मैं डर रही हूँ, दिमाग के भीतर तो दर्द नहीं बैठ गया। शीलो बरामदे में तारा के पास जा बैठी थी। चाची से चोट लगने की कहानी सुनकर भी उसने तारा से चोट लगने की बात पूछी। तारा ने उत्तर दिया, माँ ने बता तो दिया, मुझे क्या मालूम। कहते तो है मुझे चक्कर आ गया था। पर चक्कर क्यों आ गया? खाना क्यों नहीं खा रही थी? ऐसे तो चक्कर आ ही जाएगा। हाँ, आ जाता है, बस आ ही गया, और क्या बताऊं। मुझे ना बुला, अपनी कोई बात तो कर, तारा ने अनुनय की। मेरी क्या बात होगी, सुन, चाची से मैंने नहीं कहा, हमारे यहाँ सीसा मोती में तेरी बड़ी ननद आई थी। तारा ने सीलो को चुप कराने के संकेत में हाथ उठाकर कहा, बात करना चाहती है तो अपनी बात कर। हाय हाय, तुम्हारी मिस कोट यहाँ हो रही है। पुष्पा ने बरामदे में आकर विस्मय प्रकट किया और वह भी दोनों के साथ ही चटाई पर बैठ गई। धीमे से बोली, तुम दोनों उधर मरे, यहाँ चलो, वहां बात करेंगे। तारा ने कातर दृष्टि से पुष्पा की ओर देखा, रहने दो ना, अब जाने भी दो। क्यों, क्या है? सीलो के माथे पर बल पड़ गए। यहाँ ठीक नहीं, उधर ही चलो, मैं तुम दोनों को बुलाने ही आई हूँ, पुष्पा ने कहा। माफ कर दो, अब जाने दो, तारा ने अनुनय किया। मैं क्या तेरी दुश्मन हूँ? पुष्पा ने इतने धीमे कहा कि भीतर कोठरी में बैठी भागवंती और शीलो की माँ ने मतलब कि वो लोग सुन ना पाए। तुझे इस तरह मन पर पत्थर रखकर बैठी है, तेरा एतबार क्या? हम तीनों बहनों में बात हो जाए तो क्या हमसे बात भी नहीं करेगी? शीलो विस्मय में कभी तारा का और कभी पुष्पा का मुंह देख रही थी। तारा बेबस हो गई थी। पुष्पा ने भागवंती और शीलो की माँ से कहा, बहन जी, तुम मशीन और कपड़े निकालो, हम तीनों अभी आते हैं। शीलो मुन्नी को देखना चाहती है। भागवंती ने पुष्पा को सुझाया, जीने में तू जरा इसकी बाह पकड़े रहना। पुष्पा ने तारा के सामने शीलो को तारा के मिट्टी का तेल लेने आने की पूरी घटना सुना दी और बोली, अगर ये हाल है तो ससुराल जाकर ये क्या नहीं कर डालेगी, या कल परसों में इसे कुछ और खा लिया तो? तू बता, ये बैग कैसे निभेगा इनका ब्याह? हम लोगों को मालूम हो गया तो बता, इसे सांप मतलब कि एक तरीके से अगर हो गया है तो इसको कैसे ही सांप पर धक्का दे दे? तेरी माँ क्या कुछ नहीं कर सकती? सीलो अपने समेट कर ऊपर उठाए घुटनों पर थोड़ी रख जड़बड़ बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर गड़ी रही। सीलो के बोलने की प्रतीक्षा न कर पुष्पा ने उसे चिताया, भेड़िए बोल जो। शीला ने गहरा श्वास लिया और वैसे ही बैठी रही। तारा लज्जा से गर्दन झुकाई थी। कई पल वैसे ही निश्चल बैठी रहकर सीलो ने तारा के झुके हुए चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसकी सिसकी सुनकर तारा ने उसकी ओर देखा और स्वयं भी रो पड़ी। पुष्पा ने अपने आंसू पोंछते हुए चेतावनी दी, रोने से क्या होगा? सीलो ने कोई उत्तर नहीं दिया। दीवार की ओर मुख कर फर्श पर सिर रख कर फफक फक कर रो पड़ी। तारा के आंसू भी और बेग से बह निकले। वह सीलो पर झुक गई और उसे अपनी ओर खींच कर कहा, तू मेरी किस्मत के लिए कब तक रोएगी? जाने दे।
समीप खटोले में पड़ी पुष्पा की मुन्नी अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुठ्ठियां उठाकर आकाश की ओर पांव चलाती हुई आंखें मीच गले चढ़ाकर बहुत जोर से रो पड़ी। पुष्पा ने उठकर देखा और बोली, मैं इसके कपड़े बदल दूं, नहला भी दूं, गर्मी लग रही होगी, सुबह से नहलाया भी नहीं। वो मुन्नी को लेकर लोहे के जाल से तने आंगन की ओर चली गई। तारा ने सिलो की ओर अपनी ओर खींच कर, बस रोए तो मेरा मुंह मरा, मतलब कि मेरा मरी मुंह देखेगी। तूने कसरी क्यों छोड़ी थी? तू तो मुंह देखने का मौका भी नहीं देना चाहती थी, मर जाए तेरे चुड़ैल। सिलो ने बहुत क्रोध से गाली दी। मैंने कभी कभी अपनी किसी की बात का पर्दा तुझसे नहीं किया, तुझे मुझ पर कभी एतबार भी नहीं आया। तुझे बीए पढ़ने का घमंड है, मर जाए तो मैं तेरा कभी मुंह भी नहीं देखूं। तू मुझे खाए, हम सबको खा जा। सीलो ने क्रोध में अपने माथे पर जोर से हाथ मार लिया। तारा ने सीलो के मुंह पर हाथ रख उसे वश करने के लिए बाहों समेत आलिंगन में जकड़ लिया और उनके मुंह पर अपना गाल रखकर उसका स्वर रोक दिया। कुछ देर बाद सीलो संभाल कर बोली, तू काके की कसम खा कर कहे कि मुझसे सच और साफ बात करेगी तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तारा ने विनय की, वह 100 वर्ष जिए, ऐसा मत बोल। सच कह दूंगी। अब क्या बात रह गई? माथा कैसे तोड़ा था, सच बता। भाई ने ऐसी ही बात कह दी थी। क्या कह दिया था? तारा ने बताया कि भाई उसे क्यों साथ ले गया था, वह भी किसी से मिलना चाहता था। सहेली के घर से उसे मिलने चली गई थी। वो लड़के के साथ होटल से बाहर निकली तो सामने भाई टांगे पर मिल गया। कहने लगा कि तू उसके साथ भाग रही थी, तुझे भागते मैंने पकड़ा। तू सच बोल, काके की कसम, भागने के लिए गई थी? सीलो ने तारा की आंखों में आंखें गड़ाकर पूछा। तारा गर्दन झुकाकर मौन रहेगी। तूने कभी कुछ इशारा भी नहीं किया? तारा मौन रही। तू चाहती है? कुछ पल सोचकर सीलो ने पूछा। तारा ने इंकार में सिर हिला दिया। ये क्या, तू दाहिने भी चलती है, बाएं भी चलती है? तू मुझे क्यों रतन के साथ जाने को कहती थी? तारा मौन रही। बोलना क्यों नहीं? सच बता, मैंने तो रतन की बात ना कर अपनी मिट्टी खराब की। ब्याह से पहले इतना जानती तो जरूर चली जाती, अब तो बद गई हूँ। तेरे लिए सब कुछ करूंगी। प्रेम में पाप क्या? कृष्ण जी महाराज ने अपनी बहन सुभद्रा जी का अर्जुन से प्रेम तो देखा था, तो उसे अपने आप अर्जुन के साथ नहीं भगा दिया? महाभारत में कथा है, सब जानते हैं, सच बोल, मेरी परवाह ना कर। तारा ने फिर इंकार में सिर हिला दिया। तुम्हारे तेरी हर बात टेढ़ी, माता तोड़ लिया, जल कर मर जाने की भी हिम्मत है, पर उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं है। अभी कह रही थी भागने के लिए गई थी। मैं तो कहती हूँ तू चाहती है तो बेशक जा, तेरा अभी ब्याह तो हुआ नहीं है, इसमें हर्जी क्या है? तारा मौन रही। वह तुझे ले जाने के लिए तैयार है कि नहीं? सीलो ने सोच कर पूछा। तारा ने इंकार में सिर हिला दिया। फिटे मुंह तेरा और फिटे मुंह उसका। क्रोध में सीलो ने फटकार दिया। लानत है ऐसी लड़के पर जो ऐसे बेहिम्मते पर मरे, और लानत है ऐसे लोगों पे जो प्रेम करे और हिम्मत ना हो। इसे तो बेचारा सोमराज ही 100 गुना अच्छा है। उसका तुझ पर दिल है, तभी तो कहता है कि तुझे लेकर रहेगा। कहता है एक बार हाँ करके ना कैसे कर सकती है? पहले हाँ ना करती तो मैं भी हाँ ना करता। उसने तो तेरी हाँ जानकर ही की थी। तारा के मन में असद से आपरिचित सीलो के सामने असद की ओर से बोलने की कोई इच्छा थी नहीं, फिर भी स्थिति समझने के लिए बोली, नहीं हिम्मत तो है। वो कहता है कि पहले ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाए। उसने कहा चल हट, रहने दे। सीलो ने वितृष्णा से कहा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी कभी खत्म होगा? जब से पैदा हुए देखते ही आ रहे हैं। हिंदू है मुसलमान है तो उनका झगड़ा भी तो रहेगा। लानत है ऐसे डरपोक मर्द पर। सब कहने की बातें, उसे तेरा ख्याल नहीं है, झगड़े का डर है। ये क्या प्रेम हुआ? प्रेम तो उसे कहते हैं ना कि और कुछ दिखाई ही नहीं दे। संसार प्रेम में हो जाए। लोग प्रेम में कच्चे गड़े लेकर दरियाओं में उतर जाते हैं। तारा ने समझाना चाहा। शिलो ये बात नहीं है, मेरा तो असली ख्याल शादी का है ही नहीं। मैं तो अभी एमए पढ़ लेना चाहती थी, शादी की जरूरत है ही क्या? गली पार से भागवंती की पुकार सुनाई दी। नी पुष्पा कुड़िया, क्या वहीं बैठी रहेगी? अब आ जाओ ना, बहन जी आ रही हैं। पुष्पा ने उत्तर दे दिया और तारा और सीलो के पास आ बैठी। तू तो पागल है, सीलो बोली। शादी और घर की भी जरूरत पूछी जाती है। मनुख होते तो शादी भी होती है, ये तो संसार है। पैदा हुए तो संसार भी होगा, जैसे सामने आएगा वैसा भोगना भी पड़ेगा, उससे क्या डरना। दूसरी किस्मत होती है जो बाल विधवा हो जाती हैं, उनका भी हाल देख कर बिद्दो बुआ का देख, क्या कर्म नहीं हो गए उनके। बिद्दो बुआ की दूसरी बात है। तारा बोलने लगी, मतलब इतने पे तो तारा बोलने लगी थी कि तो बोली, पर आजकल कई स्त्रियां हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर बन जाती हैं, शादी नहीं भी करती तो क्या बिगड़ जाता है उनका? वह और लोग हैं, उनका रीत व्यवहार दूसरा होगा। सीलू ने कहा, हमें तो अपने लोगों की बात देखनी है। तो पढ़ लिख कर सोचती उन लोगों की तरह, पर तेरा घर बिरादरी तो उन लोगों जैसा है नहीं ना। मनु घर बिरादरी के साथ ही तो चलता है, उससे अलग कहाँ पे तू चल सकती है? कोई जोग रमा है, प्रेम का जोग कर ले तो बात दूसरी है। उन्हें भगवान भी क्षमा करता है। हमें अपने घर बिरादरी में रहना है तो उनकी चाल पर चलना है। उन लोगों में होते तो वैसे चलते।
तारा चुप रही। सीलो को उसने ऐसे सयानेपन की बात करते कभी सुना था नहीं। तारा सोच रही थी सीलो कैसे सीधी सीधी बातें कह रही है। सीलू क्या जैसे उसके मुंह से गालियों का समाज गालियों की ईंटें बोल रही थी। याद आया असद भी कह रहा था हालात और परिस्थिति से अलग कैसे हो सकते हैं। ये भी वही बात करी। इतने दिन तक वो क्यों चुप रही। भाई के भरोसे धोखा खाया। आज बोलूं तो सबसे पहले वही कहेगा फ्लर्ट। घर और बिरादरी के हालात बदलने के लिए कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वो आज मेरे लिए तुरंत कैसे बदल जाए। जुबेदा और प्रद्युम्न के लिए ये संभव है। जुबेदा के यहाँ पहले भी उसकी माँ ने ऐसे ही कहा। प्रद्युम्न का परिवार दूसरी तरह का है। बंगले में रहने वाला डॉक्टर। उन्हें गली बिरादरी से क्या परवाह। कुछ देर पुष्पा सीलो और तारा चुपचाप बैठी रही। सीलो फिर बोली सोमराज और उनकी ननद भी शीशा मोती आए थे। बड़े तपे हुए थे। जाने कैसे तेरी इनकार करने की बात वहां फैल गई। मेरा ख्याल है कि ये राम प्यारी और पूरनदेही की करतूत है। यानी जो गली मोहल्ले की औरतें राम प्यारी और पूरनदेही उनकी करतूत है। बड़ी लुच्ची हैं दोनों। यहाँ की लुत्ती पलीता चिंगारी वहां लगा आई है। यही करती फिरती हैं। सोमराज ने कहा शादी की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसी शादी पर मैं लात मारता हूँ पर लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बेइज्जती की। उसी की माँ और ताई 100 बार चाकरी करने हमारे यहाँ पे आती हैं। मैंने 30-40 हजार का दहेज छोड़कर इसके लिए हाँ कर दी और ये वे नखरे दिखा रही है। मैंने इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मैंने उन्हें उल्टे हाथों लिया। मैंने कहा हम लोग तो गरीब है सच क्यों नहीं। दहेज का लालच आ गया। सगाई तोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो। कर लो जुल्म। मेरी बहन तो जैसी है पूरी गली मोहल्ला जानता है। उसने ना तो एक बार हाँ की और हाँ करने पे मतलब कि वो ना नहीं करती। उसने कभी शादी से इनकार किया ही नहीं होगा। उसने ना तो सिर्फ हाथ जोड़े होंगे कि बीए कर लेने दो। बाबूजी ने कहा क्या जरूरत है बीए की। लड़का कौन बीए है। मेरी बहन ने कहा मेरे लिए तो वह देखता है। मुझे उसके बीए से मतलब नहीं। पुष्पा को हंसी आ गई। चल बहनी कैसी बात बनाती है। हाय तेरी कसम। और क्या कहती इसीलिए बोली। वो लोग इसे बाजार में तंग करने पे तुले थे। मैंने उन्हें और डांटा। कहा सच कहो मेरी बहन को तो सब लोग सराहते ही है। वो तो देवी है पर तुम्हारा अपना दिल कहीं और ना हो। कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई तो साफ क्यों नहीं कह देते। वो बेचारी अपना माथा ठोकर बैठ जाएगी। मर्दों का तो यही ढंग है। शीलो ने बताया कि सोमराज की बहन ने कहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। सोमनाथ ने 12 जगह इनकार करके तुम्हारी बहन से ही हाँ की। उसे तो गुस्सा इसी बात का है कि इसमें क्या लड़की की बेइज्जती नहीं है। शीलू कहती कि मैं तो फिर कहती हूँ कि सोमराज फिर भी 100 बार अच्छा है। उसे तो गुस्सा ही इस बात का है कि उसका तुझ पर दिल है। अड़ी औरत को जो चाहे औरत के लिए उससे अच्छा दूसरा कौन। बीए में ना सही मेरे वो बीए करके कौन आफलातू रुस्तम हो गए हैं। मतलब वो कहती है कि जो मेरे यहाँ पे किए हुए हैं शादी। दफ्तर में रजिस्टर ही तो लिखता है। कल मैंने यहाँ तक की छोड़ जाने के लिए कहा तो पसली फूलने लगी। तारा सिर झुकाकर मौन रही। 3 दिन बाद तारा के माथे की पट्टी डॉक्टर ने अनावश्यक समझ खोल दी और एक सफेद टिकिया घाव पर चिपका दी। 3 दिन बाद टिकिया भी उतर गई। माथे पर अस्वीकृति का चिन्ह। 2 छोटी छोटी लाल भूरी लकीरें एक दूसरे को काटते हुए रह गई। पूरी की आंखों में ये चिन्ह सूल की तरह गड़ रहा था। ये चिन्ह तारा द्वारा उस पर लगाए गए बर्बरता के आरोप और उसकी अपनी शहादत की घोषणा थी। स्वयं अनाचार करके तारा ने उस पर आरोप लगा ही दिया था। अपनी सज्जनता सहृदयता और आत्मसम्मान पर इस आरोप से उसका मन खिन्न था। इतिहास की पुस्तक का काम करते बनना ही पड़ता था। वो सोचता क्या शारीरिक बल या शस्त्र शक्ति द्वारा सत्य के दमन की अपेक्षा भी अहिंसा के आवरण से ढके दुराग्रह से सत्य का दमन करना अधिक क्रूर और निंदनीय नहीं। उसे बहन के चरित्र के सामने केवल इसलिए परास्त हो जाना पड़ा कि वो क्रूर नहीं होना चाहता था। वरना वो उसे सिर फोड़ लेने देता तो क्या कर लेती। सोचा अपनी करतूत पर पर्दा बनाए रखने के लिए जान भी दे सकती थी। तब हमारी क्या स्थिति होती। यदि वह सचमुच भागी जाती वह भी एक मुसलमान के साथ, तो हम कहाँ के रहते। उसके मन में तारा के प्रति उसके परिवार तक कलंक लगाए जाने के क्रोध की गांठ पड़ गई। तारा के विषय में सोचते समय पूरी के मस्तिष्क में तारा के स्पष्ट छाया के रूप में कनक भी सदा ही ध्यान में आती। कनक का अनुराग से गुलाबी आंखों से उसकी आंखों में देकर उसके दोनों हाथ पकड़कर आलिंगन में लेकर आश्वासन देना कि वह तो उसकी हो चुकी है। गिरधारी लाल तो उसे जुएल समझता है। एक दिन वही उनकी संपत्ति का स्वामी बनेगा। उसके केसों की उन्मादक गंध में कितना धोखा था। पिता के उपदेश से उसका एकदम ही बदल जाना। कनक कनक उसे तारा से भी गई बीती दिखाई दी कि वो तो और गई गिरी है। वो कितने धोखे में था। केवल फ्लर्ट खिलाड़ी। उसे तो खेलने के लिए कोई चाहिए। अब अपने जीजे या छोटे नैयर के साथ कार में घूम रही होगी। स्त्री का है ही क्या विश्वास। पत्रों में कांग्रेस और लीग अथवा हिंदू और मुसलमानों में समझौते की आशा छीड़ होकर विरोध और चुनौती का भाव बढ़ता जा रहा था। मई के तीसरे सप्ताह के अंत में भगवानपुरा केले वाली सड़क और माठी दरवाजे पर उपद्रव के कारण फिर 48 घंटे का कर्फ्यू लग गया। पत्रों में समाचार आया प्रांत और नगर में अशांति कारण बीए और एमए की परीक्षाएं फिर आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई हैं। उषा ने 3 पुस्तकें लाकर जयदेव के सामने रख दी और कहा तारा कहती है परीक्षा तो होनी नहीं है। पढ़ाई पुस्तकें रखे रहने से क्या मतलब। जून के प्रथम सप्ताह में निर्णय हो ही गया था कि पंजाब को बांटकर पश्चिम का आधा पंजाब पाकिस्तान में दे दिया जाएगा। लोगों का अनुमान भी था कि बंटवारे की सीमा लाहौर के आसपास होगी। लाहौर पाकिस्तान में जाएगा। यह
हिंदुस्तान में ये विवाद का विषय बन गया। इस घोषणा ने दंगों को धीमे-धीमे सुलगती मतलब ये जो दंगे थे धीरे-धीरे सुलगते चले गए और एक बार फिर भड़का। कृष्णनगर और देवनगर के समीप राजगढ़ की मुस्लिम बस्ती पर रात में हुए आक्रमण में 100 के करीब आदमी मारे गए और बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर जलकर राख हो गए। मुसलमानों में आतंक बढ़ गया। मुसलमान काफी बड़ी संख्या में लाहौर छोड़कर भागने लगे। पुरी ने तारा के लिए कालीचरण से पुस्तकें उधार ली। रामगढ़ के भयंकर दंगे के बाद 2 बार कर्फ्यू लगी गया था, इसलिए पूरी पुस्तकें लौटाने नहीं जा सका था। कुछ शांति मालूम होने पर वो मोहल्ला सरी लौट करकाली के यहाँ गया। रास्ते में मोहल्ले और गलियां हिंदुओं के ही थे। डूंगी गला में भी मुसलमानों के मकान सने सने बिकते जा रहे थे। अधिकांश में हिंदू बस्ती हो गई थी, परंतु अंत के साथ गिरे पड़े मकान अभी तक मुसलमानों के ही थे। डूंगी गली के सामने एक टांगा रास्ता रोके खड़ा था। टांगे पर फटी सी दरी में ऊंच की रस्सी से बंधा बिस्तर, तरह तरह के सामान से भरी एक बोरी और 2 ढक्कन लगे कनस्तर रखे थे। पूरी तंग जगह में से दबकर गली में हो गया। देखा कि कालीचरण और उसका पड़ोसी पुरी का परिचित कॉमरेड राजवंश महाजन गली से जाने के लिए तैयार गरीब से मुसलमान परिवार का रास्ता रोके हुए थे। महाजन पुराना काला बदरंग हो चुका और कई जगह से चिदा बुर्का ओढ़े स्त्री के कंधे पर हाथ रखे उसके सामने खड़ा रहा टोके। बुढ़िया बुर्की के सामने का कपड़ा उठाए हुए थे। कालीचरण मेहंदी से रंगी दाढ़ी वाले और एक हाथ में मिट्टी का हुक्का लिए कमर झुके बूढ़े को बाह से पकड़े समझाता जान पड़ रहा था। उनके समीप ही 2 बुर्कापोश स्त्रियां दीवार से लगकर खड़ी थी। कंधों और पीठ से वे जवान लड़कियां जान पड़ रही थी। बूढ़े को घर का सबसे छोटा 16-17 वर्ष का लड़का टीन का फूलदार रोगनी सूटकेस के हाथ में लटकाया था। गली में टाट के पर्दे टंगे दूसरे मकानों में से एक मकान के दरवाजे की दहलीज पर कतरी हुई दाढ़ी और लंबी मूछों वाला बूढ़ा बैठा था और एक स्त्री टाट के पीछे से ओढ़नी के घूंघट में स्थान बनाकर गली में झांक रही थी। एक अन्य मकान के सामने बनियान और रंगीन तहमत पहने एक मुसलमान जवान इस कांड को आशंका और जिज्ञासा से देख रहा था। जवान के पीछे बहुत चीथड़ा सलवार पहने और मेहंदी रंग सफेद सिर पर फटा दुपट्टा रखे एक बुढ़िया हाथों से कमर को सहारा दिए खड़े थे। टांगे की ओर जाने टांगे की ओर जाना चाहने वाली बुढ़िया विश्वास दिलाने के लिए हाथ उठाकर कह रही थी, बंसी बेटा, तुम लोगों से डर नहीं है, पर आस पास के अपने दीन बिरादरी के लोग चले गए तो हम लोग क्या बैठे रहे? बताओ, तुम ऊपर की गली के लोगों को कब तक रोकोगे? कल शाम सादीलाल ने यानी भगवान ने उनको सुमति दी। बाजार में तेरे ताऊ को भी धमकी दे दी गई। 24 घंटे में गली से दफा हो जाओ। तू ही बता, वह नामुराद निराश करने वाले इन हाथों में पैदा हुआ। मैंने ही उसका नाड़ काटा था। बेईमान का गला खराब हो जाता था तो गुरु मुझे से ही चूड़ी यानी चुटकी लगवाती थी। नामुराद मुझे बुआ कहता था। निशु उसके घर से रोज छाछ ले आती थी। बुढ़िया ने बुर्के का कपड़ा आंखों पर रख लिया। महाजन ने ऊंचे स्वर में दुहाई दी, ताई तू हमारी नाक क्यों कटवा रही है? तेरा दिल चाहता है तो ले। यदि महाजन ने सिर झुका लिया। अपनी जूती हमारे सिर पर मार ले। हमारे सिर धरती पर गिर जाएंगे तो कोई तुम्हारी तरफ नजर उठा सकेगा? हमारे लिए बिमला और निस्सो क्या दो हैं? महाजन ने बुर्का पहले लड़की यानी जो बुर्का पहनी थी लड़की उसकी ओर देखा। बड़ी चलिए बुर्का ओढ़कर गली से भगाने। भूल गई मेरे लट्टुओं की डोरियों सलवारों में नाट डालने के लिए छीन छीन कर ले जाती थी। अब भी देख ले निशान। महाजन ने कोनी दिखा दी जहां बिल्ली की तरह काट लिया था। बुर्का पहने लड़की की गर्दन झुक गई। बुर्के के भीतर उसके हाथ आंसू पोंछने के लिए उठ खड़े हुए। महाजन कहता गया, क्या गली की माँ बहन का सबका रिश्ता खत्म हो गया? हमारी बहन की डोली इस गली से जाएगी। निसो बुर्के के कपड़े से अपनी आंखें पोंछने लगी। दूसरे मकान की दहलीज में बैठे आदमी ने अपनी दाढ़ी मुट्ठी में लेकर कहा, मामा इमाम बख्श, हम तो बैठे ही हैं। अपने हमसायों का भरोसा ना करे तो किसका भरोसा करे? काली ने इमाम बख्श का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर समझाया, ताया ये सब पागलपन 2 ही दिन का है। जो भाग कर गए हैं वे भी 4 दिन में लौट कर आ ही जाएंगे। पाकिस्तान हुआ तो क्या और हिंदुस्तान हुआ तो क्या, हम लोग तो लाहौरी हैं, डूंगी गली के पड़ोसी। चल बैठ तू घर में। तेरी दुकान जल गई है तो और बन जाएगी। रब का भरोसा कर। महाजन ने पुकार कर गाली देते हुए कहा, बहन, बंदरों के पुत्र अंग्रेज हमें एक साथ रख सकते थे, हम खुद साथ साथ नहीं रह सकते। महाजन की माँ ऊपर की मंजिल की खिड़की से झांक रही थी। उसने बुढ़िया का संबोधन किया, बेबे तू सयानी बियानी है, सोच जवान लड़कियों को लेकर कहाँ परदेश में जाएगी। उसने इमाम बख्श की ओर संकेत किया। बड़े भाई को दमे का दौरा आता है, उसकी हालत सफर करने लायक है तो तू सोच तेरी अकल को क्या हो गया। महाजन की माँ ने कमर पर हाथ रखे बुढ़िया को संबोधन किया, मामी फाते तू क्यों समझती तेरे बेबे को? माता ने अपनी चिरी हुई झंकारती आवाज में उत्तर दिया, बंसी की माँ तू पूछ ले सांदा से, मुझसे भी इसने चलने को कहा था तो मैंने तो कह दिया। 4 भाई डोली में कंधों में उठाकर मुझे इस गली में लाए थे। अब 4 भाई ही मेरी बेटी को खाट पर डालकर इस गली से ले जाएंगे। जिसे जाना हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। महाजन ने इमाम बख्श के सहमे हुए दोहते को पुकारा, ओए समझदार, ले जा बहनों को भीतर ले जा। अपनी ट्रंकी यानी सूटकेस को घर में रखकर
महाजन ने तहमत बांधे चुप खड़े जवान को पुकारा, ओए दुल्ले, यानी अरे अब्दुल्ले, क्या देख रहा है उल्लू की तरह? ताया का सामान टांगे से लौटाकर घर में रख। टांगे वाले ने बिल्लाकर विरोध किया, बादशाह हो, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो मेरे साथ? क्या रब का कहर, बैनी भगवान का अभिशाप पड़ गया है? इस जमाने में डरी हुई सवारी घर से हिलती नहीं। सुबह से ये वक्त हुआ तो सवारी मिली, गलियों में आधा मील रेंग रेंग कर यहाँ तक तो आया हूँ, आधे घंटे से खड़ा हूँ, अब असबाब लौटा रहा हूँ। काली ने टांगों वालों को धमकी दिया, चुप रहा मियाँ तू, क्यों चमक रहा है? तू अपने 12 आने लेगा या हमारे आदमियों को उठाकर ले जाएगा? अपने घर के भीतर जाकर उसने पुकारा, ओ अट्टू, मेरे कोट की जेब से 12 आने ले आ। सावा पुत्र धावा, शाबाश, यानी छावा शाबाश कहते हैं वहां पे। फांता ने उठाकर आशीष दी, बड़ी बड़ी उम्र हो, तुम्हारे जातक भी तुम्हारे जैसे हो। काली ने पुरी को देखकर, यानी काली जो था, उसने जो है पुरी को देखकर कुछ देर प्रतीक्षा करने का संकेत कर दिया। अब उसे अपने साथ घर में ले गया। महाजन भी साथ हो गया था। वो आसपास मुसलमानों में फैली भगदड़ की विभीषिका के विषय में बताने लगा। आदर स्वर में बोला, कल गोकुल लाकर इन लोगों को समझाने लगा, तुम्हें यहाँ रहना है तो हिंदू बन जाओ। जानते हो फाता बुआ ने क्या जवाब दिया? बोली, 60 और 4 बरस मुसलमान रहकर गली में रहे तो अब क्यों नहीं रह सकते? तेरे बाप ने तो कभी ऐसी बात नहीं की थी, तू जाने किसकी औलाद है। काली प्रतीक्षा करते पुरी को अपनी बैठक में ले गया। महाजन भी उनके साथ हो लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो क्या बनेगा, हमें तो पंजाब अंग्रेजों के ही कब्जे में रहता दिख रहा है। महाजन ने निराशा के स्वर में कहा, क्यों, पंजाब के लिए क्या कोई अलग पॉलिसी है? एटली को 16 फरवरी की स्टेटमेंट तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पुरी ने महाजन के अनुमान से मतभेद प्रकट किया। उसी से तो इटली की स्टेटमेंट से ही तो संदेह होता है, कालीचरण बोला। पुरी काली को गंभीर और समझदार मानता था। वो महाजन की तरह कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी नहीं थे, इसलिए पुरी ने जिज्ञासा से पूछा, क्यों? इटली ने फैसला दिया है कि जून वही मतलब कि कहते हैं कि जून 48 में जिस प्रांत में जिस राजनैतिक दल का मंत्रिमंडल होगा, उस प्रांत का शासन उसी राजनैतिक दल को दे दिया जाएगा। पंजाब की गवर्नर चाल के स्पष्ट है कि यहाँ पर 48 तक किसी भी राजनैतिक दल का शासन कायम न होने दे। इटली की घोषणा के अनुसार पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी खुद अंग्रेजों के ही से रहेगी। तुम बहुत दूर की कल्पना कर रहे हो, पुरी ने अंग्रेजी में बोलकर संदेह प्रकट किया। दूर की कल्पना क्या? महाजन मुंह चढ़ी गाली देकर बोला, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून का महीना लगा, इतने दिन तो गवर्नर ने मिनिस्ट्री बनने नहीं दी। भाई जिसकी मेजोरिटी उसकी मिनिस्ट्री बनने दो, देखो वे कैसे संभालते हैं। गवर्नर को ये कहने का क्या है कि मिनिस्ट्री में कौन है और कौन नहीं। तुम हिंदुस्तान को अब नहीं संभाल सकते तो दफा हो। तुमने बांट कर जाने की जिम्मेदारी क्यों ही ली? छोड़ो हिंदुस्तानियों पर, उन्हें जैसा बांटना होगा खुद कर लेंगे। खिजर से इस्तीफा दिलाने की क्या जरूरत थी? यूनियन मिनिस्ट्री नागरिक शांति की रक्षा नहीं कर पाती। 3 महीने से तो उसे कहीं बुरी हालात है, रोज बिगड़ रही है। रेलवे वर्कशॉप में जो बम फेंके गए थे, मिलिट्री की ग्रेनेड थे, आज घर घर बंदूकें राइफल पहुंच गई हैं। क्या हो रहा है? यह सरकार इतनी पुलिस और फौज से अमन नहीं कायम कर पा रही है। यूपी में किदवई ने कैसे खाकसारों को ठंडा कर दिया, यह नहीं हो सकता। असली बात है, महाजन रहस्य और जानकारी के ढंग से बोला। पंजाब का गवर्नर चंचल की कंजर्वेटिव पार्टी का, वो अपनी पॉलिसी चल रहा है। उसका ख्याल है कि इटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को भी दे दे तो पंजाब, खासकर पश्चिम पंजाब को बचा ही लेंगे। समझता है तू पंजाब की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी से बड़ी इंपॉर्टेंस है, यहाँ रूस के सिर पर कायम रहना चाहते यार मेरे। महाजन ने पुरी का हाथ पकड़ लिया। अरे यार, तुम्हें हर जगह रूस ही दिखाई देता है, पुरी ने अविश्वास से कहा। तू तो ऐसे बात करे जैसे गवर्नर का प्राइवेट फ्रेंड है तू। है क्या कहता है? महाजन ने पुरी के आज्ञान पर विस्मय प्रकट किया। यह प्रोफेसर पाड़ का आइडिया है, नहीं प्रोफेसर प्राणनाथ जो थे उनका आइडिया है। तू समझता क्या है? क्यों भाई काली? हाँ हाँ, काली ने समर्थन किया। 4 जून को पार्टीशन के बारे में जो स्टेटमेंट आई थी, असद प्रद्युम्न और मैं प्रोफेसर के यहाँ ही गया था। तुम जानते हो, वह इन लोगों से मिलता जुलता रहता है। कह रहा था कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट, यानी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट, एटली और माउंटबेटन की स्कीम से कुछ नहीं है। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट देना मूर्खता है। वे लोग स्वयं जानते हैं इस पार्टीशन से दोनों ही भाग लंगड़े हो जाएंगे। अब तक तो देश का विभाजन एक इकाई के तौर पर हुआ था, अब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल गुड्स प्रौद्योगिकी सामान बनाने के लिए तरसेगा, शेष भाग कच्चे माल के लिए। बड़ा कलेवर मूव है। पश्चिम पंजाब की रुई, दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन में जाएंगे। इससे उनके मरते उद्योग जरा जिंदे हो सकेंगे। पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल की तो और मुसीबत है, काली ने बताया। गवर्नर का मिलिट्री सेक्रेटरी मजाक कर रहा था। फिलहाल एक उत्तर फ्रंटियर है तो करोड़ों उस पर खर्च होता है। अब भारत के 2 फ्रंटियर होंगे और पाकिस्तान के बाद। लेकिन पार्टीशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा सिद्धांत से तो हो ही गया है, पुरी ने चिंता से कहा। अभी प्रोफेसर प्राण यही कह रहा था कि दोनों ऑटोनोमस यानी स्वायत्त होकर भी फेडरेशन में रहे तो अधिक हानि नहीं होगी, लेकिन स्वयं इटली की नीति लीग को सेपरेशन के लिए प्रोत्साहन दे रही थी। इन्हें बंटवारे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है।
इसलिए है कि अपने हित के अनुकूल बंटवारा कर पाए। डूंगी गली से लौटकर पूरी इतिहास की पुस्तक के काम में मन नहीं लगा पाया। उसका मन छटपटा ही रहा था कि काली और महाजन से सुनी आशंका में स्थिति के बारे में तारा से विवेचना करे। तारा के सिर फोड़ लेने की घटना के बाद से भाई बहन में बोलचाल तो था नहीं, केवल दूसरों के सामने झगड़ा प्रकट ना हो इसलिए थोड़ा बहुत बोल लेते थे। सूर्यास्त के बाद तक लिखता रहा। डॉक्टर प्रभुदयाल की आवाज सुनी पूरी रतन को भी साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ चला गया। वो दोनों को हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध ब्रिटिश नौकरशाही के षड्यंत्र का रहस्य समझाने लगे। रतन ने धैर्य से सुना परंतु अपनी बात पर दृढ़ रहकर बोला, हमारे तो दोनों ही शत्रु हैं, हमें तो दोनों को समाप्त करना है। कितनों को समाप्त करोगे? डॉक्टर ने पूछा। मुसलमान है कौन? वे सब 10 दिन पहले हिंदू थे। यानी जो मुसलमान आज कह रहे हो वो तो पहले हिंदू ही थे और दूसरे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। वो जमाना गया, अब कौन औरंगजेब आ रहा है? रतन ने उत्तर दिया। मुसलमान ने सही, अछूती समस्या बन जाएंगे। डॉक्टर को पुरी ने टोक दिया। बन गया ऑलरेडी। जिस क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, यानी जो भी जिसको भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जिनका भी शोषण किया जाएगा, तो वही कहते हैं कि जिस क्लास को भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा एज ए क्लास रिवॉल्ट तो करेगी ही, तुम्हारी दुश्मन बन ही जाएगी। पापा तुम्हें हर जगह कम्युनिज्म अड़ा ही देता है, रतन झुझलाया। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ भाई, दिस इज अ हिस्ट्री। रतन ने सुनने से इनकार करने के लिए मुंह फेर लिया। पूरी निराश हो गया। दूसरे दिन भी पूरी बहुत थोड़ा समय काम कर पाया और संध्या घसीटा राम के यहाँ बारात आने वाली थी। उसे वहां जाकर कामकाज में सहायता के लिए पूछना भी था। मुकुंद लाल और खुशहाल सिंह ऐसे अवसरों के लिए स्वयं नियुक्त संचालक था। मुकुंद लाल ने जयदेव को गैसों और कनातों का प्रबंध करने के लिए लोहे के तालाब पर जाने का परामर्श दिया। ये ताकीद भी कर दी कि गैस और कनात मुसलमान से नहीं, हिंदू से ही लेने चाहिए। 4 बजे के लगभग पूरी फिर अपना एकांगी डोंगी गली लिख रहा था कि रतन ने पुकार लिया, पूरी अप्पा। और समीप बैठकर बोला, सांझ को गली में कश्मीरी मोहल्ले से बारात आएगी। तुम जानते हो बीच में 2 मस्जिदें और मुसलमानों की बहुत सी दुकानें पड़ती है। अगर किसी बाराती को कुछ भी हो गया तो गली की नाक कट जाएगी। जानते हो साई मोहल्ले वाली बारात में एक आदमी को हीरा मंडी में छुरी लग गई। पापा बताओ ना क्या किया जाए? तुम ही बताओ। पुरी ने एक कलम हाथ से रख दी। मेरा तो ख्याल है कि हम गली के 3-4 आदमी कश्मीरी मोहल्ले से जाकर बारात के साथ साथ रहें। हम लोग यहाँ से 5-5:30 बजे ही चले जाएं। चला चलूंगा। अपा उधर बीच को जगह अच्छी नहीं है, बारातियों के बचने में हमारे ही आदमी मारे गए तो। मैं मैं एक काम करता हूँ, 2 जीरा बख्तर तो ले ही आता हूँ। नौबत राम से एक और ले आऊंगा। सुने, तुम तो बाहर आते जाते ही रहते हो, तुम एक खरीद ना लो, उधार क्या ले। मेवाराम दीवान और बीर सिंह ने ले लिए हैं। कैसा जीरा बख्तर? मैंने तो देखा भी नहीं कैसा जीरा बख्तर बनाया गया है। तुम लोगों ने तो। अभी लाता हूँ। रतन ने एक छलांग में अपने भाग में गया और हल्के टीन की बनी बिना बाहों की कुर्ती ले आया। खोलकर उसने दिखाया। हल्के टीन की चादर के सीने और पीठ के शक्ल के 2 टुकड़े थे। उन्हें बांग्लों में आपस में बांध लिया गया। रतन ने बताया, दीवान चंद ने जो खरीदा है वो बहुत भारी है। मैं तो हुसैनी से लाया हूँ, वही जिसे होली पर पिचकारी लिया करते थे। कह रहा था कि मुसलमान तो सभी खरीद रहे हैं, देखो कितना हल्का है। हम लोग तो रात बिरात पहनकर बाहर जाते हैं तो कमीज के नीचे पहने रहते हैं। मामूली छोटे पिस्तौल की गोली भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पूरे ने हंसकर कहा, ना पापा, इस गर्मी में टीन की कुर्ती पहना मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरे पास इतने रुपए ही हैं। रतन बोला, अच्छा ना सही, कश्मीरी मोहल्ले साथ चलने के लिए तो तुम पहन ही लो। ना भाई, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। पूरी ने बात समाप्त करने के लिए कहा, मैं यूं ही साथ चलूंगा। ना पापा, रतन ने आपत्ति की। हमारे हिंदू भाइयों की जाने मुफ्त में खोने के लिए नहीं है। एक जाए तो 4 लोग, यानी एक जाए तो 4 को लेकर जाए। पुरी ने झगड़ा समाप्त करने के लिए रतन को आग्रह, यानी जब रतन ने इतना आग्रह किया कि नहीं पहन के चलना ये करना, तो उसने जो है उसकी बात को मान लिया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।